होमोसेक्सुअलिटी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में इंडियंस को अवेयरनेस ना रही हो। अगर आप जाकर के इंडियंस के टेम्पल्स भी देखोगे तो वहां पे भी आपको ऐसे डिपिक्शंस मिलते हैं। वो ले करके आए, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके बारे में लोगों को नहीं बताया जाता। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे, अभी भी आपने देखा होगा, आपके फ्रांस या बहुत सारे ब्रिटेन और बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज थी जहां पे बिशप्स माइनर बच्चों के साथ फोर्स्ड सेक्स किया करते थे। अभी भी ऐसे बहुत केसेस हैं, तुम लोग देखो, अभी पता नहीं कितने केसेस निकले हैं। इसलिए वहां पे वो क्रिमिनलाइज था और उसी को कॉपी करके उन्होंने इंडिया में इसको किया। इंडिया में ये सब चीजें एडल्ट्स के बीच में गिने चुने लेवल पे होती थी, पर ऐसा नहीं है कि इसका अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में। इसके बारे में तुम्हें चरक संहिता में भी मिलता है, लोगों को प्रॉपरली इसके बारे में अवेयरनेस थी। बट यहाँ पे एथिकली लोग ज्यादा वो थे, तो बच्चों के साथ कभी ऐसी चीजें न तो होती थी। और दूसरा, यहाँ का उस समय की सोसाइटी का जो मेन पर्पस था, दैट वाज नॉट द सेक्स। इसको तो अब हमने सेक्सुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी किया ना, जहां पे हम सेक्सुअल लिबर्टी की हर लेवल पे बात करने लगे कि 14 साल का बच्चा, उसकी भी सेक्सुअल लिबर्टी, 18 साल का उसकी भी है, जिसका उसकी। उस समय ऐसा नहीं था, बिकॉज दैट वाज द पार्ट ऑफ लाइफ, दैट वाज नॉट लाइफ। तो वहां पे ब्रिटिशर जो उसको लेकर के आए, उन्होंने अपने यहाँ से उसको कॉपी किया था, क्योंकि उनके यहाँ ये केसेस बहुत ज्यादा होते थे। और इसीलिए इंडिया में जब आप देखोगे तो इंडिया में कन्विक्शन ही नहीं। तुम मुझे निकाल के बताना जहां कंसेंशुअल और कन्विक्शन हुआ, एक केस निकाल के दिखा दो मुझे। इसीलिए जब इस जजमेंट को पढ़ोगे ना, तो ये मीडिया प्रमोटेड जजमेंट है। ये हुआ या तुम्हारा पुत्ता स्वामी का जजमेंट है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो पहले नहीं थी। सिर्फ इन्होंने क्या किया है, उसको एक्नॉलेज कर दिया। प्राइवेसी पहले नहीं थी क्या? दैट इज द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट काम किया, उसका एक्सटेंट थोड़ा सा इन्होंने क्लियर कर दिया कि अप टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन बी ब्रीच्ड। पहले भी आप चाणक्य के अर्थशास्त्र में पढ़ो, प्राइवेसी पे कितना जबरदस्त लॉ बनाया हुआ है चाणक्य के टाइम पे। कब जानवरों की प्राइवेसी होती है? तो प्राइवेसी इज नॉट अ लीगल राइट, इट्स अ नेचुरल राइट। तो आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है, जो एग्जिस्टिंग था ना, जो सबको नोन था। या हम, कई बार मैं बोलती हूँ ना तुम लोगों के, हमें रियलाइजेशन ही नहीं होता। हमें रियलाइजेशन ही नहीं कि प्राइवेसी इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। उसको उन्होंने सिर्फ एक्नॉलेज किया है। द सेम थिंग हैपेंस इन द केस ऑफ सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी ऑल्सो। अब आज जाकर के तुम इसको पूरा खोज के देखना, तो तुम्हें मेरे सवाल का, जो मैंने तुम्हें बताया है, इसका तुम्हें अपने आप जवाब मिल जाएगा। समझ में आई आईपीसी मेरी कौन सा बात? सेक्शन मैम? मैम 374 मैम की बात है। यदि यदि हाँ, क्या कह रहा है? मैम मैम प्राइवेसी जो आप बोल रहे हो ना, कितनी बड़ी बात नहीं है। यदि ऐसा होता मैम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इतना अपोज करती ही नहीं, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट वाज ओनली अपोजिंग कि इसको फंडामेंटल राइट नहीं किसको माना नहीं जाए। अपोज करती? नेचुरल राइट, लीगल किसको राइट नहीं इज अपोज फाइन करती? मैम, की प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट शुड नॉट बी भैया, रिकॉग्नाइज्ड। ये अरे सेंट्रल तुम गवर्नमेंट का मेरी बात स्टैंड है। सुनो। फंडामेंटल राइट हमेशा सिर्फ प्राइवेसी था। गवर्नमेंट, जो उसमें गवर्नमेंट का मेन एजेंडा था, वो इशू सिर्फ ये था कि अप टू व्हाट एक्सटेंट द प्राइवेसी कैन बी ब्रीच। You understood what exactly I'm trying to यस say? मैम, I am saying यस what मैम, will यस be मैम, the extent जहां तक आप उसको ब्रीच कर सकते हो। प्राइवेसी तो थी, और अभी भी उन्होंने ब्रीच का राइट दिया ना नेशनल इंटरेस्ट में। वो तो पहले भी था। पहले फोन टेप नहीं होते थे क्या? लेकिन मैम ब्रीच को एक्सेप्शन कैटेगरी में डाल दिया है कि विल बी अरे मेरी अकाउंटेबल फॉर बात योर सुनो यार, एक्शंस। बीच यस को मैम, एक्सेप्शनल कैटेगरी में डाल दिया, वही तो मैं कह रही हूँ। उन्होंने क्लैरिटी स्टैब्लिश कर दी। पहले भी वही चीजें थी। पहले नहीं था क्या एक्सेप्शनल? आप जब मन करते तब किसी का भी फोन रिकॉर्ड कर लोगे, किसी के भी घर में घुस जाओगे क्या आप? उन्होंने सिर्फ क्या किया, उन्होंने सिर्फ उसके रिस्ट्रिक्शंस को क्लैरिफाई किया है। और जो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ का पार्ट था, उसमें क्लैरिटी स्टैब्लिश करी है। राइट टू प्राइवेसी वाज ऑलवेज द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। एक मुझे केस बता दो कि प्राइवेसी के बिना लाइफ किसी की एंजॉय होती हो। कोई केस बताओ, तुम्हारे घर में कोई घुस जाएगा क्या अगर आप नहीं चाहोगे तो एक्सटेंट ही तो डिफाइन किया ना। प्राइवेसी तो हमेशा से राइट टू लाइफ का पार्ट है। और जिनको नहीं समझ में आता, मुझे नहीं समझ में आता, क्यों नहीं समझ में आता, मेरे सवाल का जवाब दे दो कि क्या राइट टू प्राइवेसी राइट टू लाइफ का पार्ट नहीं थी? बताओ। यस मैम, लेकिन अब फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज करने से हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा बस सकते हैं। वही ये है, बस बोलना चाह रहा हूँ। यस रिकॉग्नाइज मैम, कर दिया, सिर्फ इतना किया। वही तो मैं कह रही हूँ, रिकॉग्नाइज किया, पर वो था पहले भी। राइट मैम, आप राइट किसी मैम। चीज को डिक्लेयर कर देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि पहले डिक्लेरेशन का पर्पस होता है यू हैव एस्टैब्लिश्ड द क्लैरिटी। तो जो तुमने
तुमने बात करी कि राइट टू प्राइवेसी के लिए अब हम जा सकते हैं, यस, अब हम ओपनली एक क्लॉज को लेके जा सकते हैं कि अभी हमारी गारंटी है और ये हमारा वायलेशन हुआ है। लेकिन पहले भी ऐसा नहीं था कि डिक्लेयर नहीं था तो अब नहीं जा सकते थे। मेरी बात समझ में आई? जो मैंने तुम लोग को पता नहीं बताया है कि नहीं बताया कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो उसको एक्ट में क्यों कन्वर्ट कर देती है? मैंने बताया था ना क्यों करती है, बिकॉज दैट गिव सर्टेनिटी। So that declaration is just going to give a certainty to the right to privacy. But right to privacy was always the part of right to life. उसको आप अलग कर ही नहीं सकते हैं राइट टू लाइफ को राइट टू प्रिवेसी से। मैं ये कह रही हूँ। और इसीलिए जब आप जजमेंट को भी पढ़ोगे तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस को तो अभी भी उन्होंने माना है ना, सिर्फ उन्होंने लिमिटेशंस को बता दिया कि 3 घेरे में होगा, इंटरनल को कोई ब्रीच नहीं करेगा, और उसके बाहर वाले को कब ब्रीच करोगे, उससे बाहर वाले को कब ब्रीच करोगे। तो ये तो पहले भी था, डिक्लेरेशन ही किया ना एक एग्जिस्टिंग चीज का जिसका हमें अवेयरनेस नहीं थी। जैसे राइट टू, मैंने जब आप लोग को बेसिक स्ट्रक्चर बताया तो बेसिक स्ट्रक्चर का एक डिक्लेरेशन है, बिना बेसिक स्ट्रक्चर के कोई भी लेजिस्लेशन नहीं रह सकता। कॉन्स्टिट्यूशन तो छोड़ दो आप, हर उसी बेसिक स्ट्रक्चर को ही तो आप उसको ऑब्जेक्टिव क्लॉज बोलते हो। तो हमारा क्या होता है कि हम चीजों को देखते हैं पर हमें उसको समझने की कई बार अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। जिनको अवेयरनेस होता है ना, वो जो हमें दिखाई नहीं देता उसी को एक डॉक्ट्रिन के रूप में क्रिएट करते हैं। और तुम लोग को हम क्या पढ़ा रहे हैं इतने दिन से, यही तो बता रहे हैं। नेचुरल लॉ जो तुमको पूरा मैंने बताया, तुमको मैंने क्या बताया, ऐसा कोई नई चीज थोड़ी ना बता दी। सिर्फ एक चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी उसको देखने का हमारे पास विजन नहीं है, या हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। जिसके अंदर अवेयरनेस है वो क्रिएट कर देता है डॉक्ट्रिन। पर अगर हमें अवेयरनेस नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज वहां एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोग को जो मैं बोल रही हूँ? अवेयरनेस नहीं है। जस्ट वन पॉइंट, कर दिया। हाँ, जस्ट वन पॉइंट मैम, ये 1980s में शायद कभी जब ये राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन उठा था तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई किया था। तो यस मैम, बस ये चेंज हुआ है थोड़ा सा। कोर्ट ने इसको अलग से फंडामेंटल राइट मानने से इनकार किया था, उसको पढ़ लेना। पर उसमें उन्होंने लिखा है बट दिस इज द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, उसको देख लेना। खड़क सिंह के जजमेंट की बात कर रहे हैं। यस मैम, यस मैम। हाँ, तो उसको पढ़ना, उसमें उन्होंने अलग से डिक्लेयर करने से मना किया है, पर उन्होंने बोला है कि दिस इज द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। और खड़क सिंह के केस से अब के केस में इतना डिफरेंस आ चुका है। अब आपका मुझे जरा बताना, आज के समय में आपकी प्राइवेसी बढ़ी है कि घटी है? मैम घटी है। प्राइवेसी रही नहीं गई है। यस मैम, डिजिटल जब से हुआ है। पूरी तरीके से हम इस पे बहस करते हैं, कौन सी प्राइवेसी है? आप डिजिटल वर्ल्ड में हो, आपकी कुछ भी बेडरूम में घुसने की क्षमता रखता है आज की तारीख में, कौन सी प्राइवेसी है? मैम इवन आई रेड मैम, आपका ही केस था शायद, लाइव लॉ पे आया था व्हाट्सएप के अगेंस्ट में, प्राइवेसी यूजर्स पॉलिसी के लिए निकाला था उन्होंने कुछ, तो उसके अगेंस्ट में गए थे आप, और शायद आपके ही कोई स्टूडेंट थे सीएलसी के। आज की तारीख में अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में हो, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। लड़ाई है सिर्फ प्राइवेसी के प्रोटेक्शन को, और आज के समय में आपकी प्राइवेसी सबसे ज्यादा इनसिक्योर है। ऐसी ऐसी साइज के ड्रोन्स आ रहे हैं ना, अगर आपकी खिड़की पे बन रहे हैं तो आप देख भी नहीं सकते कि आपके अंदर का व्यू ले रहे हैं वो। और ये बहुत बड़ा थ्रेट अब आने वाला है, जो आने वाले समय में लोग देखेंगे। कौन सी प्राइवेसी, कैसे प्रोटेक्ट करोगे, ये बताओ मुझे। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हम अपना डेटा दे रहे थे, प्रॉब्लम ये थी कि हम अपना डेटा सरकार को दे रहे थे। दिस वॉज द डिफरेंस। हम गूगल को दे देंगे, हम जियो को दे देंगे, हम सबको दे देंगे। द इशू वॉज we will not give this data to the government for Aadhaar. That was the main bone of contention in reality. बाकी तुम बताओ, तुम्हारी लोकेशन ट्रेस होती है, गूगल तुम्हें एक एक पल जांचता रहता है कि तुम दुनिया के किस कोने में हो। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर है कि मैं तुम्हारे मोबाइल में इंस्टॉल करके तुम्हारे हर मिनट की खबर ले सकती हूँ कि तुम कहाँ पे हो। क्या, कौन सी प्राइवेसी बची है, बताना मुझे जरा। तो जो आधार का पूरा इशू था, वो बेसिकली इशू ये नहीं था कि हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, इशू ये था कि प्राइवेसी का ब्रीच सरकार नहीं कर सकती, जबकि हम तो अपनी प्राइवेसी ऑलरेडी ब्रीच कर चुके हैं। तुम बताओ कौन सा ऐसा डेटा है जो हम लोग कोई सर्विसेज यूज करते हैं और हम नहीं, सब एक तुम ऐप डाउनलोड करो, उसमें तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें कंसेंट देनी होती है। कैन यू यूज दैट ऐप विदाउट गिविंग योर कंसेंट? नो, तुम्हें ऑप्शन ही नहीं देते, आप यूज ही नहीं कर सकते। तो प्राइवेसी इज अ मिथ। अभी किसी ने लिखा ना, आज के समय में प्राइवेसी इज अ मिथ। अगर आप अपनी प्राइवेसी को सिक्योर करना चाहते हो तो आपको डिजिटल वर्ल्ड से अलग हटना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल वर्ल्ड पे हो तो आपकी प्राइवेसी
सिक्योर नहीं है। आपकी अलेक्सा का आपने देखा, इसे पूछो तुम रिकॉर्ड करती हो, बोलती है हाँ, और ये डेटा आपका कहाँ जा रहा है? यूएस में। आपकी बातचीत तक रिकॉर्ड होती है। आप 3 बार पिज्जा का नाम ले लो, आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने लगते हैं। आपकी बातचीत तक नहीं प्रोटेक्टेड है, जो आप अपने घर के 4 दीवारी के अंदर करते हो, इफ यू आर यूजिंग अ डिजिटल डिवाइस, तो कहां से प्रोटेक्टेड है प्राइवेसी? तो इन डेप्थ अगर जाओ ना उसमें, तो बहुत सारी चीजें खुलती हैं। वहां पे मेन प्रॉब्लम ये था कि सरकार को नहीं देना था, और कोई इशू नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हम सारे डेटा देते रहते हैं। प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर से लेकर के आपका जो जोमेटो का खाना देने आता है ना, उसको तक देते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। समझ में आया? सो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, एंड इन द कमिंग ईयर्स दिस प्रिवेसी इज गोइंग टू फेस मोर सीवियर प्रॉब्लम। और अभी तो आपकी डिजिटल टीवी आई है, और डिजिटल टीवी जो जो चीज आपके इंटरनेट से कनेक्ट होती है, उसमें किसी भी चीज में आप प्रिवेसी को क्लेम नहीं कर सकते। आपके सीसीटीवी कैमरा तक हैक कर लेते हैं, वो कौन सी प्रिवेसी है? घुमा दिया उसको किसी और तरफ, वो आप ही के घर के चारों तरफ रिकॉर्डिंग कर रही है, वो भी करते हैं लोग। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसको जो डिस्कशन किया गया, उस पर मैं बताऊंगी जब मैं आधार का केस पढ़ाऊंगी कि उसमें बेसिकली क्या इशू था, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। तो मैक्सिमम चीजें तुम जो देखोगे ना, तो कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो बहुत नई चीज आती है। इंपॉर्टेंट सिर्फ चीज ये होती है कि हमारे अंदर उन चीजों को देखने का नजरिया नहीं है। जिसके पास होता है, पूरी क्रिमिनोलॉजी पढ़ डालो, आगे पढ़ना तुम लोग जाकर के, जो डॉक्ट्रिन्स इवॉल्व की जाती है ना क्रिमिनोलॉजिस्ट द्वारा, या क्रिमिनल बिहेवियर, वो कोई बड़ी चीज नहीं कहते। तुम ध्यान से देखना, 50 थ्योरी तो तुम इवॉल्व कर सकते हो, मैं इवॉल्व कर सकती हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे पास ऑब्जर्वेशन नहीं है, हम ऑब्जर्व नहीं करते चीजों को। और इतने दिन से इसलिए मैं तुम लोगों से एक चीज सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, हाउ टू बी ऑब्जर्वेंट, कैसे चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, नेचर को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। दुनिया के सारे जवाब आपको नेचर के ऑब्जर्वेशन में है। अगर आप नेचर को ऑब्जर्व करते हो, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाता है, मैक्सिमम लीगल आंसर्स की मैं बात कर रही हूँ। पर क्या हमारे अंदर वो विजन है? क्या हमारी ट्रेनिंग नहीं होती उस तरीके से, और हमारी ग्रूमिंग नहीं होती, इसलिए हमें सामने की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। पर धीरे 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 आप अपने दिमाग को ट्रेंड कर सकते हो। और जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि कम से कम जितना मुझे आता है उतना मैं आप लोगों को ट्रेंड कर सकूं कि कैसे चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये मीडिया का जो शगुफा होता है ना, इसको भी मैं डिस्कस करूंगी बाद में कि किसको उठाना है। कल मैंने नीरज आइडिया का टेप डिस्कस किया था, किसको कितना बड़ा बनाना है और किसको कितना छोटा बनाना है, ये मीडिया डिसाइड करती है। और 377 का मैं पूरा केस पढ़ाऊंगी आपको, और ये भी मैं बताऊंगी कि 377 की वो कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। ये कितना, इसमें मार्केट का कितना बड़ा रोल था, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनका कितना बड़ा स्टेक इस केस में लगा हुआ था, इसको भी मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों से। लेकिन अभी नहीं, जब सही समय आएगा फिर तब करूंगी मैं, तब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें एमएनसीज का कितना बड़ा इंटरेस्ट इन्वॉल्व था इस केस में। ठीक है? या आपने अभी कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या एमएनसीज का भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है क्या इसमें, तो मैं बताऊंगी आपको कि एमएनसीज ने मैम ये कैसे जो कैंपेन रन करते हैं, आई थिंक ये यही हाँ होता है जो ये क्या? कैंपेन रन करते हैं। 377 का कैंपेन रन किया था जिन्होंने नहीं नहीं ड्यूरिंग नहीं, द 377 का कैंपेन ऐसे नहीं चल रहा था। यस यस 377 के कैंपेन के पीछे बहुत सारे रीजन फंडिंग थे, थी मैम। जो यस एक मैम। आम आदमी को पता भी नहीं है कि वो कौन से रीजन है। उसको तो सिर्फ वही दिखाई दे रहा है जो उसको दिखाया जाता है, क्योंकि मीडिया आपको सिर्फ वो दिखाती है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। जो करोड़ों हजारों लोगों का इंटरेस्ट जो पीछे लगा है ना, जहां पे वो अरबों रुपए उससे बना रहे हैं, उनका इंटरेस्ट तो कभी आपको पता ही नहीं चलता कैसे देखते हैं। पर ये हम लोग का काम होता है, हम लोग यही करते हैं कि सामने जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है, पीछे जो नहीं दिख रहा है वो मेन कंट्रोलर है, वो क्या है। जब तक उसको देखना नहीं सीखोगे ना, तब तक लॉ कभी नहीं समझ में आएगा। ये तो कोर्ट में दिखाया जाता है जो होता है, पीछे बहुत कुछ होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। मैं बताऊंगी आगे चल करके आप लोगों को कि कौन सी चीजें हैं जो हमें दिखती तो नहीं है, पर जो हर चीज में इन्वॉल्व है। करेंगे आगे हम लोग डिस्कस, ठीक है? एंड मैम फिलहाल इसका तो कल मतलब क्या मिलते हैं। था? हाँ एंड मैम आप इसका मतलब क्या था कि कंसेंसस होते हुए भी आज तक कोई पनिश नहीं हुआ है, पिनल नहीं हुआ है अंडर 377? अरे मैं ये कह रही हूँ कि जो भी दो कंसेंटिंग एडल्ट होते हैं, जो भी वो करते हैं, वो क्लोज रूम में करते हैं, कोई ओपन में तो करता नहीं है। तो उसमें कोई कंप्लेंट कौन करेगा? आइदर ऑफ द पार्टी तो करेगी। जब वो कोई कंप्लेंट नहीं करे तो किसी थर्ड आदमी को आपसे क्या मतलब है? दैट इज योर पर्सनल लाइफ। इसीलिए अभी तक उसमें कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। और अगर सिर्फ होने से कन्विक्शन हो जाता, तो जो फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे लोग ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, उनका कन्विक्शन क्यों नहीं होता है? वो बेसिकली आपको अननेचुरल, जो आपको इनकार्नल सेक्स की बात कर रहे हो ना, उससे प्रोटेक्शन देने के लिए है वो।
इसीलिए उसको दो हिस्सों में तोड़ करके पढ़ो। जब दो हिस्सों में तोड़ करके पढ़ोगे तो तुम्हें 377 का इंटरप्रिटेशन समझ में आ जाएगा। तुम लोगों ने अभी उसको एक हिस्से से पढ़ा है, अभी जब डिस्कशन हुआ है ना उसको जाके दोबारा 377 को खोलना, और अगर हो सके तो उस जजमेंट को भी खोलना। जो मैंने बोला है वही एग्जैक्ट उस जजमेंट में भी लिखा हुआ है, तुम लोगों ने शायद पढ़ा नहीं है। मैम मैम हाँ? मैम आपने जो कहा ना कि ये क्यों इवॉल्व हुआ था, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा होता था, तो उस समय सिर्फ ये चाइल्ड स्पेसिफिक लॉ क्यों नहीं बनाया गया जैसे पोक्सो है आज के टाइम पे? क्योंकि पूरा सिर्फ बच्चों के साथ होता था इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों के साथ नहीं होता था, लेकिन पर मेजर एम तो बच्चों के वही था साथ ना होता। मैम। उसकी ओरिजिन पढ़ना 377 की, उसका हिस्ट्री पढ़ना कि उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। मैम इवन अभी भी पोप बेनेडिक्ट के ऊपर एलिगेशन लगे हैं चाइल्ड सेक्स के मैम, वही तो अभी मैं कह एकदम रही हूँ, अभी रिसेंटली रिसेंट देखा। में 50 एग्जाम्पल मिलेंगे। रिसेंट में जाकर के देखो ना, रिसेंट में जाकर के देखो कि उसको क्यों लाया गया था, क्या पर्पस था उसको लाने का। और अभी भी बहुत सीरियस, अभी कहाँ पे आपको कितनी, कनाडा में कहाँ पे कितनी ग्रेव्स मिली हैं बच्चों की, पता ही नहीं चल रहा कि उनको मार के किसने दफन किया। हजारों की संख्या में है वो ग्रेव्स। हाँ, वो तो नेटिव इंडियंस वाली, वो तो बहुत बहुत मतलब एक पुराना उनका एरिया है। नहीं नहीं, अभी अभी एक और हुआ है ना, वो तो नेटिव इंडियंस वाला तो है, अभी एक और हुआ है उसमें भी ग्रेव्स मिली हैं बच्चों की, उसको भी लेकर के हाँ, वो बहुत तो सारे। जो ऑर्फनेज वाला था, जो ये पहले ऑर्फनेज था, क्योंकि दो दो केसेस आए थे वहां पे। जो उनका ब्रिटिश कोलंबिया का जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक स्कूल था, वो पहले ऑर्फनेज हुआ करता था। तो उसके पास बहुत सारे बच्चों की उनको ग्रेव्स मिली हैं, अनमार्क ग्रेव्स, जो उन्होंने डिडक्ट किया है कि यहाँ पे जो बच्चे रहते थे उनको बहुत हार्शली ऑर्फनेज में ग्रोन अप किया जाता था, तो काफी सर्वाइव नहीं कर पाए। ये डिडक्शन था। उसकी हिस्ट्री अभी निकली नहीं है ढंग से भाई आंजने, हाँ, ये तो मैम न्यूज वो में तो पढ़ा था मैंने। बता रहे हैं, क्योंकि हर ना उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं निकली है अभी। तो हाँ तो मुझे ये जो मैंने बताया है इसको जा करके आप लोग सर्च करना कि ये मैकॉले ने इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि समझ मैम में आया यूएस ना, और तो फिर आप कनाडा लोग में को दोनों समझ जगह में आएगा। नेटिव इंडियंस हाँ, तो बहुत, यूएस और कनाडा दोनों में जो जितने भी नेटिव्स थे उनको बहुत ही मतलब बहुत जल्दी खत्म कर दिया गया वहां पे। मतलब जो आए हैं बेसिकली वो सब इमिग्रेंट्स ही हैं उनके लिए। हाँ, तो अमेरिका का कोई नेटिव सिटीजन एक तरीके से है हाँ नहीं ना, मैम। दैट इज द कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स बेसिकली। तो यस मैम। इसीलिए अमेरिका में कोई ओरिजिनल अमेरिकी नहीं है, वो सब अलग अलग देशों से आके बसे हुए लोग हैं, यस मैम। इवन है ना। ऑस्ट्रेलिया में भी मैम पूरा नेटिव खत्म हो गए हैं। लगभग अब तो सब जगह इतना मिक्स कल्चर हो चुका है ना कि आप यूरोप के और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो आप इसको कह सकते हो कि माइग्रेंट्स जो हैं वही वहां के अब धीरे धीरे मूल निवासी होते जा रहे हैं, कंट्रोल करने की स्थिति में तो आते ही जा रहे हैं धीरे धीरे। तभी तो आपने